नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ तो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस में खोला गया है। तो भारत का पहला जो विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है। जो जन औषधि केंद्र है भारत में, इसको नवंबर 2008 में शुरू किया गया था। नवंबर 2008 में शुरू किया गया था और ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो फार्मास्यूटिकल विभाग है उसके द्वारा नवंबर 2008 में जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई थी, इसे खोला गया था। जो जन औषधि केंद्र है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत जो किफ़ायती दामों पे जो गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ हैं, जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है जन औषधि केंद्र के माध्यम से। मॉरिशस को याद रखिएगा, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है और अभी मॉरिशस यूनाइटेड किंगडम के साथ एक द्वीप के विवाद में, द्वीप को लेकर विवाद था, चागोस द्वीप। चागोस द्वीप विवाद जो मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। तो भारत ने कहा है कि वो मॉरिशस का समर्थन करेगा इस द्वीप विवाद को लेके। तो इसको भी याद रखिएगा कि चागोस द्वीप किन दो देशों के बीच में विवादित है? तो मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में यह विवादित है। और हाल अभी मतलब वर्तमान में चागोस द्वीप पर किसका नियंत्रण है? तो यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। श्रीलंका का दाम्बुला में इसका आयोजन किया जाएगा। दाम्बुला में ही एक स्टेडियम है, रंगीरी दाम्बुला स्टेडियम है। रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है, यहीं पे सारे मैच खेले जाएंगे। फाइनल से शुरू से लेकर फाइनल तक के सारे मैच रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। जो ये महिला क्रिकेट एशिया कप जो होगा इस T20 प्रारूप का होगा, इसे भी याद रखिएगा। T20 प्रारूप का होगा। T20 प्रारूप 2012 से ही शुरू कर दिया गया है। महिला जो एशिया कप है 2012 के पहले ये वनडे मैच होता था, 50-50 का होता था, लेकिन 2012 के बाद इसे T20 प्रारूप का बना दिया गया है। इस बार जो महिला क्रिकेट एशिया कप जो होगा इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। 8 टीमें भाग लेंगी और इससे पहले जो मैच हुआ था 2022 का 8वां जो महिला क्रिकेट एशिया कप हुआ था उसमें 7 टीमों ने भाग लिया था। तो इस बार एक टीम बढ़ रही है और वो कौन सी टीम रहेगी? नेपाल इस बार नई टीम इसमें शामिल होगी, नेपाल। तो जो 2022 का 8वां महिला एशिया क्रिकेट कप खेला गया था उसमें भारत विजयी रहा था, इसको भी याद रखिएगा। और वो बांग्लादेश में खेला गया था और इसमें भारत विजयी रहा था। जो एशिया कप होता है हर 2 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। हर 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। और जो ICC महिला T20 क्रिकेट कप खेला जाएगा उसको भी याद रखिएगा, वो बांग्लादेश में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा वो कहाँ पे खेला जाएगा? अभी ये अक्टूबर में खेला जाएगा, तो बांग्लादेश में इसका आयोजन होगा। ठीक है। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में अभी खेला गया था जो T20 वर्ल्ड कप, पुरुष T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के विजयी बना था। तो इसको भी याद रखिएगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर है RPF के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जाता है। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जाता है। जो नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में की गई थी इस शुरुआत। और ये जो भारतीय रेल जोन है जितने भी हैं उसमें जो परित्यक्त बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनको छोड़ दिया गया है माँ बाप के द्वारा, वैसे बच्चों को बचाया जाता है इस
ऑपरेशन के तहत बचाया जाता है। और जो 2000 ये पिछले 7 वर्षों में रेलवे ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 बच्चों को बचाया है। 84,119 बच्चों को बचाया है रेलवे ने, तो इसे भी याद रखिएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शौर्या वावा के द्वारा जीता गया है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। जो शौर्या वावा हैं कांस्य पदक जीतने वाले, ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो जो पहले भारतीय थे जिन्होंने स्क्वैश में कांस्य पदक जीता था, उनका नाम था कुश कुमार। कुश कुमार ने 2014 में स्क्वैश में कांस्य पदक जीता था, और इस समय 2024 में शौर्या वावा के द्वारा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता गया है। जो ये विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियंस हुआ है 2024 का, ये ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में खेला गया था। इसको भी याद रखिएगा, ह्यूस्टन में खेला गया था। ये टेक्सास अमेरिका में स्थित है ह्यूस्टन, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। जो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है, ये किसके द्वारा कराया जाता है? तो WSF के द्वारा कराया जाता है। WSF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंग्लैंड में है। और जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, इनको भी याद रखिएगा, जेना वॉल्ड्रिज हैं इसकी वर्तमान में अध्यक्ष। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो स्क्वैश होता है, खेल होता है, इसमें जो कोर्ट होता है, कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो ये इसका भी याद रखिएगा। जो लेंथ होता है, लंबाई होती है स्क्वैश गेम के लिए, जो कोर्ट की लंबाई होती है 9.75 मीटर होती है। जबकि चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो चौड़ाई इसका 6.4 मीटर होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, लंबाई 9.75 मीटर और चौड़ाई 6.4 मीटर होती है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है, और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही एक जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री माझी बहन योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई थी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही शुरू की गई थी, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए। और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए क्या शुरू किया गया है? लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है। जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनको भी याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। जबकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल को भी याद रखिएगा, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में कितने न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इन 2 में एक है एन कोटेश्वर सिंह, एक है एन कोटेश्वर सिंह है, और दूसरे जो हैं आर महादेवन, उनका नाम है आर महादेवन दूसरे हैं। जो एन कोटेश्वर हैं, ये इससे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य जज थे। याद रखिएगा, मुख्य जज थे कहाँ के? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य जज थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य जज इसके पहले थे। और जो आर महादेवन है, ये मद्रास हाई कोर्ट में थे, मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक
कार्यवाहक मुख्य जज थे, ये मुख्य जज थे। तो ये भी याद रखिएगा। तो 2 जजों की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, एक हैं कोटेश्वर सिंह और एक हैं आर महादेवन। जो आर महादेवन हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले, शपथ से पहले, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के मुख्य जज थे, जबकि जो आर महादेवन है वो मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य जज हैं। अब इन 2 जजों के शामिल हो जाने से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कुल हो गई है 34, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या है। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 34, जो कि वर्तमान में 34 है। जो जजों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो इसका संविधान में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में। संविधान के अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुख्य जज तथा अन्य जजों की नियुक्ति करेंगे। तो ये भी याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 124(2) क्या कहता है कि राष्ट्रपति मुख्य जज तथा अन्य जजों की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 124(2) के तहत करेंगे। ठीक है। जो इनका कार्यकाल होता है, मुख्य ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। याद रखिएगा, कार्यकाल कितना? 65 वर्ष की आयु तक होता है इनका कार्यकाल। ये इस 65 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं या संसद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो इनकी योग्यता भी याद रखिएगा, जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(3) में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए उसको, तो कम से कम वो 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है, पहली कि किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 वर्षों तक जज रहा हो, या कम से कम वो 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वो वकालत किया हो, वकील रहा हो, या तीसरी बात ये कही गई है कि राष्ट्रपति की नज़र में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। पहली है कि कम से कम 5 वर्षों में वो किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो। अगर ये योग्यता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कम से कम उसे 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वकील के रूप में वकालत किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। तो ये 3 योग्यताओं में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, और इन योग्यताओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(3) में किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। किस संस्था द्वारा ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। यह जो रिपोर्ट है यह शिक्षा और जलवायु से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। शिक्षा और जलवायु से संबंधित रिपोर्ट है, जलवायु से संबंधित रिपोर्ट है। यूनेस्को के बारे में इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। 16 नवंबर 1945 को स्थापना की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में चांदीपुरा वायरस का संक्रमण किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में दर्ज किया गया है चांदीपुरा वायरस। जो चांदीपुरा वायरस है यह एक आरएनए वायरस है। चांदीपुरा वायरस क्या है? आरएनए वायरस है। और इसकी सबसे पहले जो पहचान की गई थी 1965 में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी। महाराष्ट्र के गांव में नाम था उस गांव का
चांदीपुरा, इसीलिए इस वायरस का नाम ही रख दिया गया है चांदीपुरा वायरस किया गया है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और वो बच्चे 9 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ये प्रभावित करता है। तो ये चांदीपुरा वायरस 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। और ये जो वायरस है ये रेविडोविरिडे वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। जो आरएनए वायरस या चांदीपुरा वायरस है यह रेविडोविरिडे, इससे भी याद रखिएगा, रेविडोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और इसी फैमिली से रेबीज का भी वायरस बिलोंग करता है। रेबीज वायरस भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही सीन नदी किस देश की एक प्रमुख नदी है? तो इसका सही आंसर है यह फ्रांस की नदी है। ये फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है फ्रांस की। तो पहली कौन सी है? तो पहली है लोयर नदी। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोयर नदी है और दूसरी जो नदी है सीन नदी है। सीन नदी के किनारे ही पेरिस शहर, खूबसूरत पेरिस शहर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पे है। जबकि दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर में इसमें असम राज्य है। असम जो है दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश, और दूसरे स्थान पे कौन है? असम है। जो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी? तो 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को अभी नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है कब? 18 जुलाई को। जबकि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस जो रोग होता है यह जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला रोग होता है। हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 29वें भारतीय राजदूत हैं जो अमेरिका में हैं। तो 29वें हैं इनका क्रम। जबकि 28वें में जो इनके पहले इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है। ये 28वें थे, भारतीय राजदूत थे अमेरिका में। जबकि 27वें की बात करेंगे तो 27वें कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला 27वें थे। जो अरिंदम बागची जो हैं, अरिंदम बागची को याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में यूएन में अस्थाई राजदूत है। भारत के अस्थाई राजदूत कौन हैं यूएन में? तो वो है अरिंदम बागची, इनको भी याद रखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भारतीय राजदूत हैं वर्तमान में विनय मोहन क्वात्रा हैं। इससे पहले तरनजीत सिंह संधू थे और उससे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे। तो इनका क्रम भी याद रखिएगा, 27वें, 28वें और 29वें। 27वें में हर्षवर्धन श्रृंगला, 28वें में तरनजीत सिंह संधू और 29वें जो हैं विनय मोहन क्वात्रा हैं। जबकि यूएन में जो अस्थाई राजदूत हैं भारत के वो कौन है? अरिंदम बागची हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले ड्यूल टावर सोलर थर्मल प्लांट का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन के द्वारा किया गया है। यह अनावरण किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। जो
यह जो ड्यूल पावर सोलर थर्मल प्लांट है, यह एक सूर्य के प्रकाश को ट्रैकिंग करने का एक संयंत्र है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को ट्रैकिंग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को। इसमें 200 मीटर के खंभे लगे रहते हैं और उसमें हजारों दर्पण लगे रहते हैं, मिरर उसमें बहुत सारे लगे रहते हैं जो सूर्य के प्रकाश को ट्रैक करते रहते हैं और लगभग 94% तक परावर्तन क्षमता को प्राप्त करते हैं। तो इसे याद रखिएगा। विश्व का पहला ड्यूल टावर सोलर थर्मल प्लांट किस देश के द्वारा लगाया गया है? तो ये है चीन के द्वारा लगाया गया है। हाल ही में जारी विश्व की टॉप 10 कोल माइंस की सूची में भारत की कितनी कोयला खदान शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 कोयला खदान शामिल है और दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। ये दोनों कोयला खदानें किसकी हैं? किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ राज्य की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की कौन कौन सी? एक गेवरा, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा है? गेवरा है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो दूसरा है कुसमुंडा कोयला खदान, दूसरा ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो जो गेवरा कोयला खदान है टॉप 10 में यह दूसरे स्थान पे था, दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि कुसमुंडा कोयला खदान चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो छत्तीसगढ़ में दोनों हैं, गेवरा कोयला खदान और कुसमुंडा कोयला खदान। जो गेवरा कोयला खदान है भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक है। तो पहला कौन है? पहला है चीन, इसे भी याद रखिएगा। पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो। अगर भंडार की दृष्टि से देखेंगे ना, तो भंडार में भारत 5वें स्थान पे। इसमें पहले स्थान पे है अमेरिका है, यूएसए है। पहले स्थान पे कौन है? इसमें अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे चीन है और 5वें में क्या है? भारत है। तो 5वें स्थान भंडार के रूप में देखेंगे तो भारत का स्थान 5वां है, जबकि उत्पादक के रूप में देखेंगे तो पहला स्थान किसका है? चीन का, और दूसरा स्थान है भारत का। भारत में जो कोयला है, कोयला का 80% जो रूप होता है बिटुमिनस प्रकार का होता है। बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है भारत में। भारत का जो कोयला है किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का है, जो एक गैर कोकिंग ग्रेड में आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो इसको भी याद रखिएगा, झारखंड में। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? झारखंड में। और दूसरे स्थान पे आता है उड़ीसा और तीसरे पे आता है छत्तीसगढ़ आता है तीसरे स्थान पे। तो इसे भी याद रखिएगा। और भारत कोयले का आयात भी करता है। तो किस प्रकार के कोयले का? तो कोकिंग कोयले का आयात करता है भारत। कोकिंग कोयले का आयात करता है भारत। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण की माफ़ी की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण की माफ़ी की घोषणा की गई है। जो तेलंगाना राज्य है, यहाँ के सीएम को भी याद रखिएगा। सीएम जो हैं रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं, जबकि जो गवर्नर है यहाँ के, गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन गवर्नर हैं। और जो तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मास्को पीरो जनजाति किस देश में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है पेरू में निवास करती है। पेरू और अमेजोन जंगलों में निवास करने वाली जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है मास्को पीरो जनजाति है। इसे याद रखिएगा। जो मास्को पीरो जनजाति करीब इनकी संख्या जो है 750 के आसपास है। और ये अमेजन और दक्षिणी पूर्वी जो पेरू है उसी में निवास करती है। एक तरह से ये शिकारी हैं। ये
शिकारी संग्रह करता है। इस जो पेरू है, पेरू की राजधानी याद रखिएगा लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा, और यहाँ की मुद्रा जो है सोल है। जो विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका है, टीटीकाका पेरू में ही स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। कीर्ति कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? कीर्ति कार्यक्रम। कीर्ति का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। के से होता है खेलो, के से होता है खेलो, आई से इंडिया, और आर से होता है राइजिंग, और टी से होता है टैलेंट, और आई से होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो कीर्ति का फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, इनके हेड कौन है, इनके मंत्री कौन है? तो इनको भी याद रखिएगा, उनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। तो जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया इनका नाम है। जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये इसमें 9 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनकी प्रतिभा को पहचान करना है, और ऐसे बच्चों को 2024-25 तक सभी राज्यों से करीब इसमें 20 लाख बच्चों को चिन्हित करना है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। गृह मंत्रालय किसके पास है? तो गृह मंत्रालय अमित शाह है गृह मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री है। और संस्कृति मंत्रालय किसके पास है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, शेखावत है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।